हेलो एवरीवन, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। अब जो उस क्वेश्चन के अंदर हमें नीचे एडजस्टमेंट में कुछ एंट्रीज गिवन होती हैं, उनको किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, आज हम वो करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज गिवन होंगी जो ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होंगी। तो ध्यान रखना है कि अगर एंट्रीज आपको नीचे ट्रायल बैलेंस के गिवन है तो वो दो जगह पे रिकॉर्ड होगी, और अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही जगह पे रिकॉर्ड होगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, कि हमें कोई चीज है जिसका एक्सपेंस हमें ड्यू तो है बट अभी तक हमने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल सैलरी ड्यू हो गई, एम्प्लॉयज को देनी चाहिए लेकिन अभी तक हमने दी नहीं है। रेंट ड्यू हो गया है, उसकी ड्यू डेट आ गई है लेकिन अभी तक हमने ओनर को रेंट पे नहीं किया। इसमें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमारे लिए लाइबिलिटी है, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो हमें डेबिट करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो जितना भी अमाउंट होगा उसके सामने लिख देंगे। तो एक्सपेंस क्योंकि हमें रेंट पे करना है या सैलरी देनी है तो दिस इज एन एक्सपेंस, और क्योंकि पे नहीं किया तो दिस इज आर लाइबिलिटी। तो अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5000 रुपीज की, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि लाइबिलिटी है तो ये 5000 रुपीज की हो जाएगी। अब ये जो वेजेस है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर ये रेंट होता तो P&L में चला जाता, सैलरी होती तो P&L में जाता। तो डिपेंडिंग अपॉन द कि हमारा एक्सपेंस कौन सा है, हम उसे ट्रेडिंग में डालेंगे या फिर P&L में डालेंगे। और जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट होगा वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है। सेकेंड हमारी एडजस्टमेंट्स होती है एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड या कलेक्टेबल। इनकम अर्न तो हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई क्योंकि वो अभी तक ड्यू नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पूरा मंथ काम करते हैं और हमारी जो सैलरी मिलती है वो हमें नेक्स्ट मंथ के 7th को मिलती है। तो अगर मैं अपना मार्च मंथ में देखूं तो क्या मुझे मार्च की सैलरी मिलेगी, 1st to 31st तक मैंने काम किया, मेरी सैलरी अर्न तो हो गई बट ड्यू कब होगी, 7 अप्रैल को ड्यू होगी। और ये हमारा कौन सा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड हो रहा है तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करूंगी कि दिस इज सैलरी ऑफ द मंथ मार्च इज एक्रूड। एक्रूड है ना, मैंने अर्न तो कर ली, मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी बट ड्यू नहीं हुई। ड्यू होगी 7 अप्रैल को तो वो मुझे अप्रैल मंथ में मिलेगी, इस साल मुझे वो सैलरी नहीं मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं एक्रूड इनकम। अर्न कर ली बट लीगल राइट नहीं है, लीगल राइट मुझे 7 अप्रैल को ही मिलेगा उसको रिसीव करने का। तो ऐसी जो हमारी इनकम्स होती हैं हमें इनको भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो देखिए एक्रूड इनकम, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अभी मैंने बोला सैलरी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब देखिए सैलरी अकाउंट क्योंकि मेरे लिए इनकम होगी, मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी तो दिस इज एन इनकम फॉर मी, तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है, मुझे अभी मिली नहीं है लेकिन मुझे मिलने वाली है, सो दिस इज एन एसेट फॉर मी, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू द सैलरी अकाउंट। अब ये जो सैलरी वाला पार्ट है ये हमारा P&L में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि ये सैलरी रिसीव वाला है, सैलरी पे वाली बात नहीं हो रही। तो मुझे ये सैलरी मिलने वाली है इसलिए मेरे लिए इनकम है, तो P&L के क्रेडिट में जाएगा। और एक्रूड सैलरी वाला पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, क्योंकि मेरे लिए एसेट बन गई है, मुझे फ्यूचर में रिसीव होने वाली है। इसके नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए तो उन्हें हम बोलते हैं प्रीपेड। अब इनकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री होगी प्रीपेड अकाउंट्स डेबिट टू द एक्सपेंस अकाउंट। तो देखिए एक्सपेंस था हमारे लिए, ऑलरेडी पे कर दिया। अब ये जो प्रीपे किया है ये हमें नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, ये मेरा इस साल का खर्चा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्च में ही पे कर दिया अप्रैल के लिए, तो अप्रैल का खर्चा आप मार्च में पे कर रहे हो तो क्या ये मेरे इस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है, आंसर इज नो। ये मेरे इस फाइनेंशियल ईयर का तो खर्चा नहीं है, ये मेरा एक्सपेंस कब होने वाला था, अप्रैल में होने वाला था, आप मार्च में ही पे कर रहे हो। तो क्योंकि ये डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग करता है हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपने जितना भी पे किया वो आपके लिए एसेट है, अब हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। और एक्सपेंस क्योंकि अब हमें अपना मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपीज शो किया था
कि मुझे सैलरी देनी है या मुझे रेंट पे कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, तो रेंट में से मैंने 2000 रुपीज एडवांस में पे कर दिया, तो क्या मेरे 2000 रुपीज इस ईयर को बिलोंग करता है? नहीं, इस ईयर का तो सिर्फ 80,000 रुपीज है। 2000 रुपीज तो आपने अप्रैल का पे करा है, तो हमें अपने 10,000 में से 2000 रुपीज माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने एक्सपेंस अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे 2000 रुपीज से। तो प्रीपेड में भी 2000 आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्सपेंस में भी 2000 आ जाएगा। तो 2000 हमारा एसेट में चला जाएगा बैलेंस शीट में, और हमारा 2000 रुपीज एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये इस साल को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आपने सैलरी पे कर दी एडवांस में 10,000 रुपीज की, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू द सैलरीज अकाउंट, तो सैलरी कम हो जाएगी 10,000 से और वहीं हमारा एसेट साइड में शो हो जाएगा। इसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमें कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है, तो हमें पता है कि कई बार हमें, जैसे कि लोग रेंट पे करते हैं, तो अगर हम रेंट पे अपनी बिल्डिंग दी है, किसी ने मुझे वो रेंट ऑलरेडी प्रीपे कर दिया, तो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई। अब मैंने किसी का पैसा ऑलरेडी एडवांस में लिया है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है ना, मुझे उसको वो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब मेरे को लाइबिलिटी शो करनी है, तो क्योंकि मेरे लिए इनकम है तो इनकम को हम डेबिट कर देंगे, और रिसीव इन एडवांस इज एन लाइबिलिटी, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो ये हमारा कहाँ पे शो हो जाएगा? चलो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेंट हमें रिसीव हो गया एडवांस में 2000 रुपीज का। अब देखिए वही वाला केस मैं ले लेती हूँ कि मार्च और अप्रैल। अब वो कह रहे 2000 रुपीज का जो एडवांस है रेंट आपको अप्रैल वाला था लेकिन मार्च में ही रिसीव हो गया। अब आपने मुझे पहले पे कर दिया, क्या ये मेरे मार्च को बिलोंग करता है? नहीं, ये बिलोंग किसको करता है? अप्रैल को करता है। तो मैं आज ही से इसको इनकम में क्यों रिकॉर्ड करूं? तो इसीलिए हम इसे अपनी इनकम में से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे हम? रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट, अब हमें रेंट में से माइनस करना पड़ेगा 2000 रुपीज, और रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 2000 रुपीज की। अब जो लाइबिलिटी है ये हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, और जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है रेंट, ये हम अपने रेंट रिसीव में से माइनस कर देंगे। तो जैसा मैंने बोला 10,000 का रेंट था, 2,000 आप मुझे एडवांस में दे रहे हो, तो मैं अपने P&L में कितना दिखाऊंगी? 8,000 रुपीज, कि मेरा इस साल का जो इनकम है वो सिर्फ 8,000 है, 2,000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो होगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी लगाने के लिए मिलता है कि हमें अपनी फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये एंट्री सबको आती है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू फिक्सचर एंड फर्नीचर्स, तो कुछ भी हो सकता है फिक्स्ड एसेट हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हमें प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। 10 लाख की हमारी मशीन है, तो इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? 10 लाख का 10% टू प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज। अब इसे हम कहाँ शो करते हैं उसके बाद? अब देखिए इसके बाद हम P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख रुपी 1 लाख रुपी। बट कई बार क्वेश्चन आपको कहेगा कि हमें फिक्स्ड एसेट को जो है वो रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। हमें अपने फिक्स्ड एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करना है। हम नहीं चाहते कि हमारी फिक्स्ड एसेट जो है वो WDV पर शो हो। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हम कहाँ पे दिखाएंगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपी, और हम इस P&L अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख रुपी। चेंज कहाँ पे हुआ? ऊपर की एंट्री और यहाँ की एंट्री में, कि ऊपर हमने एसेट को कम कर दिया था 1 लाख रुपी से, यहाँ हमने उसकी जगह सिर्फ प्रोविजन क्रिएट कर दिया 1 लाख रुपी का, हमने अपनी एसेट को नहीं छेड़ा। अब जब आप इसे शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? P&L में टू डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपी का, और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपी का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने शो करना है डेप्रिसिएशन को। बट कई बार क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी या फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो उस केस में हमें पता है कि एंट्री हमारी एक ही साइड पे रिकॉर्ड होगी। तो ऑलरेडी हमने ये वाली एंट्री तो पास कर दी होगी ना, दिस इज द फर्स्ट एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब हमें ये वाली एंट्री पास करनी होगी P&L टू डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए हम इसे सिर्फ P&L के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे P&L के। दिस इज एन एक्सपेंस। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री देखने के लिए मिल जाएगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
अब देखिए डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्या मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं कि आप अभी पेमेंट कर दो, हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे या 10% डिस्काउंट देंगे। सिमिलरली हमें हमारा क्रेडिटर भी डिस्काउंट दे देता है कि आप अभी पेमेंट कर दो, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो अगर आपको 100 रुपीज पे करने हैं तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ 98 रुपीज पे करना पड़ेगा। सो दिस 2 रुपीज इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। ये इस केस में हमारे लिए इनकम हो जाएगी ना, 2 रुपीज की इनकम हो जाएगी, क्योंकि अब हमें 98 पे करना है, 100 रुपीज पे नहीं करना। अब हमें इस इनकम को रिकॉर्ड करना है। अभी हमें इनकम हुई नहीं है, अभी हमें सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करना है। तो जैसा कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमें इनकम होती है तो जब तक हमें इनकम हो ना जाए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, कंजर्वेटिज्म अप्रोच की वजह से। तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नोट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। तो हमें कंजर्वेटिज्म अप्रोच की वजह से हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। बट कई बार क्वेश्चन आपको बोल देगा कि आपको शो करना है, तो इन दैट केस एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो जितना भी आपका अमाउंट आएगा 2% आप उसको शो कर दोगे। तो एंट्री क्या बोली मैंने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 2% आप कैलकुलेट कर लोगे अपने क्रेडिटर्स का और इसको शो कर दोगे। प्रोविजन जो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला, वो आपका P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा क्योंकि इनकम है। ध्यान रखना है क्रेडिट पे जाएगा क्योंकि इनकम है। और हम अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो एक आपका बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा और एक आपका P&L में इनकम वाली साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 2 रुपीज इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है कि जब कोई ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो कई बार डीड में लिख देते हैं कि उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर हम उसे इंटरेस्ट देंगे तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द ओनर। तो ओनर के लिए इनकम है और हमारे लिए एक्सपेंस है। तो क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे तो टू कैपिटल अकाउंट जितना भी अमाउंट होगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पेपर में गिवन होगा, तो 3000 मैंने अज्यूम कर लिया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज भी करना होता है तो हम इसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आप इसे कैसे शो करोगे, P&L अकाउंट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाएगा, लॉस है हमारे लिए, एक्सपेंस है हमारे लिए। साथ ही साथ बैलेंस शीट में कैपिटल में हम उसकी ऐड कर देंगे कि अब तुम्हें ये इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा और P&L में डेबिट साइड पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब अगर कोई ओनर ड्राइंग करता है और बिजनेस में रूल है कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, प्रोविजन ऑलरेडी है हमारे बिजनेस में, अब ये बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी। अब क्योंकि ओनर देगा ना इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए इनकम है और ओनर के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल में से उसकी कम कर देंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो इनकम क्रेडिट कर दी और अब उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा तो हम उससे पैसे उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज भी करना है तो हम उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे इनकम वाली साइड पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू द P&L अकाउंट। अब देखिए इसको शो कैसे करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इनकम हो रही है हमें इसलिए क्रेडिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि अब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी इतने अमाउंट से। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो एक ही जगह पे जाना है। तो ऑलरेडी हम ये वाली एंट्री तो कर ही चुके होंगे ना, कैपिटल तो रिड्यूस कर चुके, तो अब हमें अपने अकाउंट को क्लोज करना है। तो दिस इज द एंट्री अब हम पास करेंगे। तो हम कहाँ पे दिखाएंगे, P&L में दिखाएंगे, तो ओनली शोन इन द P&L अकाउंट। ठीक है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि दो एंट्रीज में से एक एंट्री हो चुकी है तो वो कौन सी वाली हुई होगी। तो जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है तो हम इसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एंट्री देखने के लिए मिलेगी वो होगी एक्सपेंस स्टॉक अकाउंट की। अब देखिए एक्सपेंस स्टॉक का मतलब क्या होता है, आपने बिजनेस में कई बार देखा है कि वो स्टेशनरी की आइटम्स रखते हैं या एडवर्टाइजिंग मटेरियल अपने पास रखते हैं। तो ये जो आइटम्स होती है ना,
ये बिजनेस के लिए कोई एसेट नहीं होती, ठीक है। हमें छोटी मोटी आइटम्स को दिखाना पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर, तो हमें इनका स्टॉक देखना होता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना यूज किया। तो देखिए जितना आपने यूज किया वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, और जितना आपके पास बच गया वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो एक्सपेंस स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। मुझे पता है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज है, मान लेते हैं स्टेशनरी है, तो 10,000 रुपीज की ओपनिंग स्टेशनरी पड़ी थी। हमने ड्यूरिंग द ईयर और स्टेशनरी परचेज कर ली 5,000 रुपीज की, और क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपीज की स्टेशनरी बची है। तो हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी यूज कर ली होगी? अब कितनी यूज की होगी? 10,000 ऑलरेडी था, 5,000 और लिया है, तो टोटल मेरे पास 15,000 थी, जिसमें से आप कह रहे हो 2,000 बची है। तो अब मैंने यूज कितनी की होगी? 13,000 की तो यूज की होगी ना, तभी तो 2,000 बची है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर 13,000 की स्टेशनरी को यूज किया है। अब ये जो मैंने यूज कर ली स्टेशनरी, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो ये P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। और ये जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया ये मेरा एसेट साइड पे चला जाएगा। यही एंट्री मैंने ऊपर की थी कि ये जो एक्सपेंस अकाउंट है ये हमारा P&L में डेबिट हो जाएगा, और ये जो स्टॉक बच गया है ये हमारा एसेट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा कि अब हमारे पास 2,000 का स्टॉक बच गया और 13,000 P&L में डेबिट एक्सपेंस के नाम से डेबिट हो जाएगा। स्टेशनरी यूज्ड। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स पेड या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर हमने इनकम टैक्स पे कर दिया बिजनेस ने, अब देखिए इनकम टैक्स कौन पे करता है? ओनर पे करना था, ओनर की जगह बिजनेस पे कर रहा है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना है, ये तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो इसका सेम ट्रीटमेंट है जो ड्राइंग वाला होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो हम उसकी कैपिटल में से ले लेंगे टू इनकम टैक्स पेड, तो हम उसकी कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, और उसमें सिमिलरली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर उसने एडवांस में पे कर लिया तो चाहे आप एडवांस में पे करो चाहे आप नॉर्मली पे करो, इसका सेम ट्रीटमेंट होगा जो हमारा ड्राइंग वाला ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको मिल जाएगी गुड्स विदड्रॉन बाय ओनर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार हमारे जो गुड्स होते हैं वो ओनर विदड्रॉ कर लेता है, तो जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो कई बार हम देते हैं ना फ्री सैंपल्स में स्मॉल सैशे बना के हम अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई बार हम क्विज के थ्रू देते हैं अपने कस्टमर्स को कि क्विज हो रहा है, आपने इसमें अपनी डिटेल्स दीजिए और आपका क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और आपको प्राइज मिल सकता है। तो इस टाइप से कम बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे उनकी पब्लिसिटी हो, जिससे उनकी एडवर्टाइजिंग हो। तो देखिए गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, तो ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेजेस। अब हमारी परचेजेस तो कम हो रही है ना, तो मान लेते हैं कि 5,000 रुपीज के गुड्स जो है वो ओनर ने विड्रॉ कर लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजिंग पे हमने खर्चा कर दिया, मान लेते हैं 2,000 के गुड्स हमने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर लिए, तो टोटल हमारी परचेजेस कितने से कम हो गई? 7,000 रुपीज से हमारी परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। अब हम इसे शो कैसे करेंगे? तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड पे परचेजेस आता है, तो परचेजेस में से हम ड्राइंग को भी माइनस कर देंगे और एडवर्टाइजिंग का भी माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा हमारे पास परचेजेस कितनी बची है, यानी कि कितना गुड्स बचा है। P&L में शो कर देंगे एडवर्टाइजिंग अकाउंट के नाम से, तो ये जो 2,000 रुपीज है ये कहाँ पे चला जाएगा? एडवर्टाइजिंग में चला जाएगा। और क्योंकि ये ओनर ने विड्रॉ किया है तो उसकी कैपिटल में से कम हो जाएगा, लेस कर देंगे गुड्स विड्रॉन के नाम से, 5,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा, तो 5,000 यहाँ आ जाएंगे, 2,000 यहाँ आ जाएंगे और पूरे के पूरे 7,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हर जगह चला गया। इसके बाद मिलेगा आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ये भी ओनर का एक्सपेंस है। ओनर ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया है, तो तुम बिजनेस के खर्चों में कैसे दिखा रहे हो? तो दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ एन ओनर, तो इसको भी हम ड्राइंग की तरह कंसिडर करेंगे और सेम ट्रीटमेंट है जैसा हमारा ड्राइंग का ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद आपको मिलेगा पेपर में सैलरीज एंड वेजेस। तो अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है सैलरीज एंड वेजेस, तो आप इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एंड इफ इट इज रिटन वेजेस एंड सैलरीज तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। तो ये आपने 11th क्लास में भी देखा होगा, बट कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो मैं इसीलिए दोबारा बता रही हूँ। सैलरी वर्ड पहले है तो P&L में जाना है, वेजेस वर्ड पहले है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है।
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको मिल सकती है मैनेजर्स कमीशन की, कि हम अपने मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं। तो देखिए मैनेजर को कई बार हम क्या कहते हैं कि आपको फिक्स सैलरी तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट का भी एक परसेंटेज आपको मिलेगा, ताकि मैनेजर जो है वो ऐसे डिसीजंस ले जिससे हमें नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो प्रीवियस हर ईयर। तो हम उनको इंसेंटिव की तरह क्या कहते हैं कि हम आपको नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंट देंगे, ताकि मैनेजर जो है वो हार्डवर्क करे, डेडिकेटेड रहे कि उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो। नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो उसकी परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगी, जितना भी उसको मिलेगा कमीशन। अब क्वेश्चन में आपको मिल सकता है या तो बिफोर चार्जिंग कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल नेट प्रॉफिट, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट हमें 10 लाख रुपीज का मिला है, रेट है हम 10% देंगे, तो कमीशन कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज का 10% कैलकुलेट करेंगे 1 लाख रुपी, तो हम उसे 1 लाख रुपी की कमीशन दे देंगे। तो ये तो सिंपल होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आफ्टर चार्जिंग वाले में डाउट रहता है कि हम आफ्टर चार्जिंग, तो कमीशन को चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका हमें 10% देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होगा वो डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर, यानी कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसको पे करोगे वो आपने 100 में ऐड कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो क्या बना? 10 लाख रुपीज हमारे नेट प्रॉफिट था, रेट हमने ऊपर अभी अज्यूम किया था 10%, तो 110 हो गया, और यहाँ पे 10%। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे लिए हो जाएगा मैनेजर्स कमीशन के नाम से। अब हम इसे दिखाएंगे कहाँ? तो एक आप इसे P&L अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड पर मैनेजर्स कमीशन, और एक हम इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पर। क्या दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। क्वेश्चन ने बोला तो नहीं है मैनेजर को कमीशन अभी पे करना है, तो इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि दिस इज एन आउटस्टैंडिंग, अभी तक पेमेंट नहीं हुई। तो P&L में डेबिट साइड पे आ जाएगा बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, या मैनेजर्स कमीशन पेबल के नाम से भी आप इसे दिखा सकते हैं। इसके भी दोनों इम्पैक्ट रिकॉर्ड हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आपको मिल सकती है वो होगी गुड्स परचेज्ड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब क्या हुआ? हमने गुड्स को परचेज किया था तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में तो उनको डाल दिया, बट परचेज बुक में एंट्री नहीं करी। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? किसी भी बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी पर्सन फिजिकल क्लोजिंग स्टॉक को गिनने जाएगा, जो भी बिजनेस का गोडाउन है वो वहां पर जाएगा और गिनेगा कि कितने यहाँ पे स्टॉक की यूनिट्स रखी हुई हैं। तो कितनी स्टॉक की यूनिट्स है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करेगा और उनके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो पता चल जाएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो जो हमने गुड्स परचेज किए थे वो हमारे फैक्ट्री में तो रखे होंगे ना, वेयर हाउस में, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक में तो डाल दिया बट हमने एंट्री नहीं करी। तो ये हमारा कौन सा केस है? ओमिशन का, यानी कि हमने एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब हमें एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या करना है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स के फॉर्म में है तो क्रेडिटर्स लिखेंगे, अगर कैश में होता, वैसे देखो परचेज बुक कह रहा है तो परचेज बुक में सिर्फ वही एंट्रीज जाती हैं जो कैश में नहीं होती, क्रेडिट परचेज वाली एंट्रीज जाती हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री करते तो क्या करते? यही करते ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो अभी भी हम वही एंट्री करेंगे, परचेज टू क्रेडिटर, जो भी हमारा परचेज का अमाउंट है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहाँ पे शो होगा। एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में ऐड कर दोगे ओमिटेड परचेज के नाम से, क्योंकि ट्रेडिंग में परचेजेस में ऐड होना चाहिए था ना, आपने परचेज की थी पर आप दिखाना भूल गए, तो परचेजेस में ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ लाइबिलिटीज में हमने अपने क्रेडिटर्स भी नहीं दिखाए होंगे, तो जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनमें भी ऐड हो जाएगा ओमिटेड परचेज के नाम से। तो यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, तो हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। और एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तो आपने ये एंट्री पास करनी है, और अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बोलेगा तो आपने ऐसे ट्रीटमेंट दिखाना है। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड सेल्स, अब कई बार हम अपने बिजनेस में सेल्स रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया तो सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। अब यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट दिखाना था, क्योंकि डेटर से पैसे आने हैं और सेल की है तो ये एंट्री होनी थी, बट करना भूल गए। तो सिमिलरली जो हमारा सेल्स है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा क्रेडिट साइड पर, और जो हमारा डेटर है वो कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। डेटर्स में हम उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या लोन। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि हमने
इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, और इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है ना। पहले हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अब आप कह रहे हो उसके ऊपर 10,000 इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने 10,000 को भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो इसीलिए 10,000 रुपीज यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है तो P&L में क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लिए एसेट साइड में बैलेंस शीट में एड अप हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो मैं दोबारा बताती हूँ कैसे आपने शो करना है। P&L अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से शो कर देंगे 10,000 रुपीज, और यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे और यहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 1 लाख रुपए की, प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। तो ये हमारा बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा और P&L में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 10,000 रुपीज का। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट एंट्री मिल जाएगी वो हो जाएगी ये वाली, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कहेगा कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ना गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ये हम पहले भी कर चुके हैं 11th क्लास में। फॉर एग्जाम्पल वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉल डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब हमने मशीन के लिए वेजेस दी थी, हमें पता है कि जब तक हमारी मशीन रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, मशीनरी में। तो ये हमें मशीनरी में दिखाना था बट हमने उसको नहीं दिखाया और हमने गलती से उसको क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एंट्री हमने कर क्या दी, वेजेस टू कैश कर दी। हमने एंट्री गलती से क्या कर दी, वेजेस में डेबिट कर दिया ना, तो वेजेस टू कैश कर दी। बट हमें करना क्या था, मशीनरी टू कैश करना था। मशीनरी में डालना था ना वेजेस का खर्चा, करनी ये थी, कर ये दी। अब हमने एक्स्ट्रा क्या क्या देखो, कैश हमने करा तो कैश को तो सही क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे भी कैश क्रेडिट होना था, यहाँ पे भी क्रेडिट कर दिया। हमें मशीन को डेबिट करना था तो नहीं किया, गलती से इसको डेबिट कर दिया। तो इसको डेबिट करना है तो इसको डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट फालतू में कर दिया तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो हमें ये वाली एंट्री पास करनी है। सो दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन का केस है। अब हम इसे एंट्रीज में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जो भी है, मशीन हो सकती है, प्लांट हो सकता है, फिक्स एसेट वो फर्नीचर हो सकता है, तो जो भी है फिक्स एसेट उसका नाम आ जाएगा। उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमने वेजेस पे की है। तो अगर 1,000 की वेजेस पे किया तो वो मशीन में ऐड हो जाएंगी और वो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में वेजेस में से माइनस कर देंगे। तो जो भी हमने वेजेस पे की है उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वेजेस थोड़ी ना थी, वो तो मशीन का खर्चा था, गलती से आपने वेजेस में दिखा दिया, तो वेजेस में से माइनस कर देंगे। तो इसकी एंट्री पूछेगा तो ये करनी है, ट्रीटमेंट कहेगा तो आपने ट्रेडिंग और बैलेंस शीट ऐसे बनाना है। सिमिलरली आपको कहेगा कैपिटल रिसीट को आपने रेवेन्यू रिसीट मान लिया। अब कैपिटल रिसीट हो रही थी लेकिन हमने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज सेल। अब आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया था तो आपने उसको गलती से सेल्स मान लिया। अब देखिए हमने एंट्री क्या कर दी, हमने कर दी कैश टू सेल्स। यही की एंट्री करते हैं ना जब हम सेल मानते हैं, तो कैश टू सेल, जबकि करना क्या था, कैश टू इन्वेस्टमेंट करना था। कैश तो सही किया दोनों जगह, तो इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है तो अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको फालतू में क्रेडिट कर दिया तो इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो और जो क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दो। अब हम इसे शो कैसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट जो भी आपका कंसर्न होगा अकाउंट, सेल्स में से दिखा दिया गलती से आपने तो सेल्स में से माइनस कर देना है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में हम उसको माइनस कर देंगे सेल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से माइनस कर देंगे। अब हमें इन्वेस्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। अब ये कम हो गई है और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये सेल नहीं है। सिमिलरली हो सकता है आपने लोन लिया हो और आपने उसको सेल्स मान लिया, तो लोन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा लोन। तो हो भी सकता है आपने इन्वेस्टमेंट बेची हो सकता है आपने लोन लिया हो किसी से, तो जहां पर भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपने वहां पे रिकॉर्ड कर देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी बिल रिसीवेबल, बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिसऑनर, सॉरी बिल जो है वो हमारा डिसऑनर हो गया।
अब क्या था कि हमारे बिल रिसीवेबल में एक बिल था 10,000 रुपीज का, हमें वरुण से मिला था जो कि डिसऑनर हो गया। अब देखिए बिल जब हमें मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, हमने एंट्री क्या की होगी, वरुण अकाउंट डेबिट BR अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। हमने अपना डेटर कम कर दिया होगा और बिल को बढ़ा दिया होगा, तो BR अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। पर अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी एंट्री रिवर्स कर देंगे। अब हम वरुण को वापस से अपना डेटर बना लेंगे और बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो गया, तो बिल तो हमारे पास नहीं है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे और वरुण को हम कर देंगे डेबिट 10,000। हम इसे फिर से अपना डेटर बना लेंगे। अब इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में BR में से माइनस कर देंगे बिल डिसऑनर का नाम से, और डेटर में वरुण को ऐड कर देंगे जितना भी हमारा अमाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम वरुण। अगर वरुण ने हमें थोड़े से पेमेंट कर दी, तो देखिए ऊपर वाले केस में पूरे का पूरा जो बिल था वो डिसऑनर हो गया था, लेकिन बिल डिसऑनर के होने के बाद उसने हमें थोड़े से पैसे दे दिए, 25%, 10%, 80%। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि पार्ट पेमेंट हमें अपने BR डिसऑनर से मिल रही है। तो अब एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट वरुण अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। देखो बिल तो डिसऑनर हो ही गया, तो पूरे 10,000 रुपीज का बिल डिसऑनर हो चुका है। बैंक से उसने हमें 2,000 रुपीज पे कर दिया, तो हमें बैंक मिल गया 2,000 रुपीज का। साथ ही साथ वरुण की लायबिलिटी अब कितने की आ जाएगी, 8,000 रुपीज की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, वरुण 8,000 और BR हमारा पूरा खत्म हो जाएगा 10,000 का। अब हम इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे BR वरुण 10,000 पूरा डिडक्ट हो जाएगा, डेटर्स में से वरुण ऐड कर देंगे 8,000, अब वरुण से 8,000 लेने हैं, और कैश में 2,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन का जो नेट इफेक्ट है वो हमारा बैलेंस शीट में ही आएगा, P&L या उसमें कहीं पर भी नहीं जाएगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹5 लाख। कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5 लाख रुपीज का है और उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 4 लाख रुपीज है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें 5 लाख डालना है या 4 लाख डालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, मोस्टली हम यही देखते हैं कि हमें क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हमें कॉस्ट पे डालना होता है। बट देखिए क्लोजिंग स्टॉक का रूल है कि हमेशा वैल्यूड होगा एट द कॉस्ट प्राइस और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दिस इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो जो दोनों में से लोअर है वो आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी है। तो 5 लाख कम है या 4 लाख कम है, 4 लाख कम है, तो हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक का कितना डालेंगे, 4 लाख रुपीज डालेंगे। तो यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे रिवर्स होता, ये होता 5 और ये होता 6 लाख, तो हम 5 ही डालते, बट यहाँ पे हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो कम है। अब देखिए ऐसा क्यों, मैं इसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है कि अगर मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक को अभी के अभी मार्केट में निकालूं तो कितने मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे सिर्फ 4 लाख रुपीज ही मिलेगा, और जबकि बुक्स में आप दिखा रहे हो 5 लाख का है, तो 5 लाख की चीज को अगर आप अभी बेचोगे तो 4 लाख ही मिलेंगे। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसे कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जानते हैं, तो उसने बोला गया था कि अगर आपको लॉसेस होने वाले हैं तो उसको अभी से हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो क्योंकि मेरा ये जो लॉस है ये मुझे दिख रहा है कि मुझे होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको अभी से ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगी 4 लाख रुपीज। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो हम 4 लाख पे दिखाएंगे, 5 लाख पे नहीं दिखाएंगे। और बट अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6 होता, तो हम 5 पे ही दिखाते। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास कॉमन डेट की। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कॉमन डेट भी देखने को मिलेगा। कॉमन डेट का मतलब क्या होता है कि हमारे को एक ही पर्सन से लेना भी है और देना भी है। तो देखिए क्या कह रहा है, इंक्लूडेड इन डेटर्स ₹3,000 ड्यू फ्रॉम आकाश। हमें डेटर्स में 3,000 रुपए ऐसे हैं जो हमें आकाश से लेने हैं, और हमें क्रेडिटर्स में ऐसा अमाउंट इंक्लूड है कि हमें 2,000 रुपए आकाश को देने हैं। तो 2,000 रुपीज देना है और 3,000 रुपीज लेना है, तो एक ही बंदे को दो जगह क्यों दिखाना। तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन डेट, कि एक ही पर्सन से जब आपने पैसे लेने भी हैं और उसको पैसे देने भी हैं, तो हम इसे बोलते हैं कॉमन डेट। अब इसको आपने क्या करना है कि जो दोनों में से कम अमाउंट होगा ना वो आपने माइनस कर देना है। तो 3,000 और 2,000 दोनों में से कम क्या है, 2,000 है, तो ये आपने माइनस कर देना है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब देखो डेटर को भी हमें 2,000 से कम करना है,
और क्रेडिटर को भी हमें 2000 से कम करना है, जो दोनों में से कम अमाउंट है। तो दोनों में से कम 2000 है तो 2000 आ जाएगा। क्रेडिटर भी कम करने हैं तो क्रेडिटर को हम डेबिट कर देंगे, डेटर्स को भी कम करना है तो इनको भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी ये वाली एंट्री हो जाएगी। और अब हम बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, डेटर्स में से कॉमन डेट नाम से माइनस हो जाएगा 2000 रुपीज। सिमिलरली हमारे क्रेडिटर्स में से भी कॉमन डेट के नाम से माइनस हो जाएगा 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट होगी कॉमन डेट की। तो कॉमन डेट में क्या करना है, डेटर में से भी माइनस कर देना है, क्रेडिटर में से भी माइनस कर देना है, जो भी अमाउंट कॉमन है। तो दोनों में से कम कौन सा है, 2000। अगर यहाँ पे होता 4000 और 1000 तो हम 1000 माइनस करते। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में कहेगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 टू बी राइट ऑफ इन 5 years। हमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने टोटल 20,000 का किया है, हमें उसे 5 years में राइट ऑफ करना है। इसे आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने करंट ईयर में किया है लेकिन जिसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 साल तक या 3 साल तक मिलने वाला है, तो हम उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, अब हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू द P&L अकाउंट 4000 रुपीज। एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है ना, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू द P&L अकाउंट। एक्चुअली ये एंट्री उल्टी हो गई है, इसकी एंट्री आपने क्या करनी है, P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट 4000 रुपीज। ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अकाउंट को अब हम क्लोज करेंगे। अब देखिए, जब हम P&L में दिखाएंगे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 4000 रुपीज, 20,000 का टोटल खर्चा है जिसे आपने 5 years में राइट ऑफ करना है। तो हर साल का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज आ जाएगा। तो P&L में आ जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 4000 रुपीज। और बैलेंस शीट में अभी हमारे पास एक एसेट आ गई है एडवर्टीजमेंट अकाउंट के नाम से 16,000 रुपीज। 20 में से 4 हमने राइट ऑफ कर दिया, बच कितना गया, 16,000 रुपीज। ये कौन सी एसेट है, ये है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, जो एक्चुअल में एसेट नहीं है बट उनका बैलेंस बच गया, इसी वजह से वो हमारे लिए एसेट साइड में शो कर रहे हैं। सो दीज आर द फिक्टिशियस एसेट। तो 16,000 बैलेंस शीट में बच गया, 4,000 हमने राइट ऑफ कर दिया। तो एंट्री पूछेगा तो आपने ये करनी है, ट्रीटमेंट कहेगा तो आपने ऐसे शो करना है। इसके बाद है फर्नीचर परचेज ऑफ ₹1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सिमिलरली रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री आ जाएगी। हमने फर्नीचर परचेज किया था लेकिन आपने परचेज बुक में दिखा दिया, तो एंट्री क्या करनी थी, फर्नीचर टू कैश करनी थी। यही एंट्री करनी थी ना, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। आपने कर क्या दिया, परचेजेस टू कैश कर दिया, परचेजेस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो कैश तो सही क्रेडिट किया है, बट इसको डेबिट करना था, इसको नहीं किया। इसको डेबिट कर दिया तो इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर टू परचेजेस, हमारी ये रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, परचेजेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो परचेजेस में माइनस कर देंगे क्योंकि परचेज थोड़ी ना थी, तो परचेजेस में से माइनस हो जाएगा और फर्नीचर में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम ऐड कर देंगे, जो भी पुराना फर्नीचर है उसमें हम ऐड कर देंगे उसको यहां पे। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमें या तो ट्रायल बैलेंस में शो हो सकता है या फिर एज एन एडजस्टमेंट शो होगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में है तो हमें एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक पे दिखा देंगे। तो या तो हम उसे कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे, जो दोनों में से कम होगा हम उस पर अपना क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में शो क्यों नहीं करना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर एक ही बार शो हो रहा है इसका मतलब है हमने अपनी जब परचेजेस दिखाई है तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके दिखाया है कि हमारे पास कितनी परचेज बची है। तो ट्रायल बैलेंस में होगा तो आपने एक ही जगह शो करना है, दैट इज द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी किस प्राइस पे दिखाना है, अगर कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो दोनों में से कम होगा आपने उस पर दिखाना है। इसके बाद अगर एज एन एडजस्टमेंट गिवन है, नीचे गिवन है ट्रायल बैलेंस के, तो हम दो जगह दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पर। तो इसका ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, अगर एज एन एडजस्टमेंट है तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि
आग लग जाती है जिसकी वजह से हमारे कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि 5000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मैम हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट क्यों नहीं खोला, या फिर फायर अकाउंट क्यों नहीं खोला। तो देखिए कई बार क्या होगा कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग अपनी परचेजेस को माइनस कर देंगे, रिड्यूस दिखाएंगे। पहले मेरे पास परचेजेस थी 5 लाख रुपीज की, अब मेरे पास 1 लाख का मेरा जो गुड्स था वो जल गया है, जिसकी वजह से मेरे पास सिर्फ 4 लाख के गुड्स बचे। इसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आएगा। अब बिजनेस में जो मैनेजमेंट है या जो भी हायर अथॉरिटीज है उनको लगता है यार ग्रॉस प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है। उनको ये नहीं पता कि 1 लाख रुपीज का गुड्स जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर या फिर कैलेमिटी की वजह से। तो इसी गुड्स लॉस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फायर अकाउंट नहीं खोलते, हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देंगे। तो हमारे लिए P&L में लॉस है तो इसलिए P&L को डेबिट कर देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमारी परचेजेस कम हो रही हैं तो इसलिए हमने 5000 रुपीज यहाँ पे किया। अब अगर मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने फुल अमाउंट क्लेम कर लिया, 5000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, 5000 का ही क्लेम हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए लॉस तो कुछ भी नहीं है। तो हम P&L की जगह हम क्या दिखा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी। तो ट्रेडिंग तो कम होगा ही 5000 से, लेकिन साथ में हमारे पास डेटर आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी नाम का। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5000 और टू ट्रेडिंग अकाउंट 5000। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, और इंश्योरेंस कंपनी हमारी एसेट साइड पे चली जाएगी बैलेंस शीट में। बट अगर जो हमारे गुड्स है वो पार्टली इंश्योर्ड है, मान लेते हैं 5000 की जगह सिर्फ 2500 का ही क्लेम मिला, या 2500 के गुड्स ही हमारे इंश्योर्ड थे, सारे गुड्स पे इंश्योरेंस नहीं था, कुछ गुड्स पे इंश्योरेंस था। तो अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें 2500 देगी, सो दिस इज अ डेटर फॉर द बिजनेस। P&L से लॉस कितना हो रहा है, 2500 का लॉस हो रहा है, और ट्रेडिंग से गुड कितने जा रहे हैं, 5000 रुपीज के गुड्स जा रहे हैं। तो थर्ड केस में एंट्री हमारी ये होगी, सेकंड केस में ये हमारी एंट्री होगी, और फर्स्ट केस में हमारी ये वाली एंट्री होगी जिस केस में हमारे पास इंश्योरेंस नहीं था। अब देखिए आपने शो कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है लेकिन हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो P&L में नाम आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट 5000 रुपीज, क्योंकि P&L में लॉस दिखा रहे हैं हम, और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में से P&L के नाम से 5000 आ जाएगा। सो ये हमारा ट्रीटमेंट था फर्स्ट केस का, जहां पे हमारे पास डिस्ट्रेस बाय फायर था। सेकंड है हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया 5000 रुपीज का, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास 5000 बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो दिस इज अ केस बी। तो इंश्योरेंस कंपनी 5000 रुपीज, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम इंश्योरेंस कंपनी के नाम से अकाउंट खोल देंगे 5000 रुपीज की। अब हमें स्टॉक जो है वो हमारा कम हो रहा है 5000 रुपीज, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की वजह से। थर्ड था हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी भी, P&L भी और ट्रेडिंग भी। तो ट्रेडिंग में आ जाएगा बाय इंश्योरेंस बाय P&L, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा बाय इंश्योरेंस एंड बाय P&L 2500। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी 2500 देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 2500 देगी, तो हमारा बैलेंस शीट में आ गया। और P&L में हमारा कितना आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से जो 2500 रुपए थे वो P&L में ट्रेडिंग के नाम से आ जाएंगे 2500 रुपए। So this was all about your final account.